अजय साहब उत्तर प्रदेश के सबसे लोकप्रिय डीएम साहब, जो अपनी कर्तव्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं, वह अपनी व्यस्तता भरी जिंदगी से थोड़ा समय निकालकर कुंभ के मेले में स्नान करने गया। वहां उसने देखा कि उसकी 5 साल की तलाकशुदा पत्नी शुदा फूल बेच रही है। आखिर क्या हुआ? इस कहानी में क्या अजय साहब और शुदा मिल पाए या नहीं, ये देखने के लिए बने रहे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों। कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजन हर बार अपनी भव्यता और आस्था के महासागर से सभी को चकित कर देता है। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर बसा प्रयागराज इस बार फिर से करोड़ों श्रद्धालुओं का स्वागत कर रहा था। चारों ओर मंत्रोच्चार, साधुओं का जमावड़ा और रंग बिरंगे झंडों से सजा यह मेला हर किसी को अपनी ओर खींच रहा था। लोग अपनी अपनी आस्थाओं के साथ संगम में डुबकी लगाकर अपने पापों का क्षय करने आए थे। साधु संत अपनी तपस्या में लीन थे। नागा साधुओं की मंडली अपनी अनूठी परंपराओं के साथ आकर्षण का केंद्र बनी हुई थी। मेले में दूर दूर से आए लोग तरह तरह के प्रसाद, ध्यान और सत्संग का लाभ ले रहे थे। इसी चहल पहल के बीच मेले के एक कोने में एक साधारण सी मारुति 800 कार खड़ी थी। गाड़ी पुरानी थी, पेंट पर जंग के हल्के निशान थे और सीट पर धूल जमी हुई थी। कार में बैठा व्यक्ति साधारण सफेद कुर्ता पायजामा पहने हुए था। उसकी शक्ल सूरत से कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था कि वह कौन है। वह व्यक्ति गाड़ी से उतरा, अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए और मेले की भीड़ में घुल मिल गया। यह कोई और नहीं बल्कि प्रयागराज जिले के कलेक्टर अजय प्रताप सिंह थे। कलेक्टर की सादगी। अजय प्रताप सिंह एक ऐसे अधिकारी थे जो अपनी कार्यशैली और सादगी के लिए जाने जाते थे। वे हमेशा मानते थे कि जनता के साथ जुड़ने का सबसे अच्छा तरीका है उनके बीच जाना और उनकी परेशानियों को खुद महसूस करना। कुंभ मेले में उनका दौरा भी इसी उद्देश्य से था। लेकिन उन्होंने अपने पद का दिखावा करने के बजाय साधारण कपड़े पहनकर आम श्रद्धालुओं के बीच घुलने मिलने का फैसला किया। भीड़ भरी गलियों से गुजरते हुए अजय ने ध्यान दिया कि कैसे छोटे विक्रेता अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। एक वृद्ध महिला अपने चूड़ियों के स्टॉल पर ग्राहकों का इंतजार कर रही थी। अजय ने उससे कुछ चूड़ियां खरीदीं और बातचीत शुरू की। महिला ने बताया कि कैसे महंगाई और भीड़ के बावजूद यह मेला उसकी उम्मीदों का सहारा है। आगे बढ़ते हुए उन्होंने देखा कि एक जगह पानी की किल्लत हो रही थी। लोग पानी के लिए लंबी कतार में खड़े थे। अजय ने तुरंत अपने अधिकारियों को फोन किया और व्यवस्था सुधारने का निर्देश दिया। फिर अजय संतों की एक मंडली के पास पहुंचे। नागा साधु भस्म से सना शरीर तपस्वी मुद्रा में बैठे थे। उनमें से एक ने अजय को पहचान लिया और मुस्कुराते हुए कहा, कलेक्टर साहब, आज यहां कैसे? अजय ने विनम्रता से जवाब दिया, महंत जी, मैं यहां कलेक्टर के रूप में नहीं बल्कि एक श्रद्धालु के रूप में आया हूं। मैं भी इस आस्था के सागर का हिस्सा बनना चाहता हूं। संगम पर पहुंचकर अजय ने भी गंगा में डुबकी लगाई। डुबकी के बाद उन्होंने कुछ क्षण ध्यान में बिताए। उनके मन में एक अजीब सी शांति और संतोष था। उन्होंने महसूस किया कि इस मेले का असली उद्देश्य सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि एकजुटता और मानवता का संदेश देना है। अजय साहब से सोचा कि क्यों ना आज मेला घूम लिया जाए। वह मेला घूमते हुए अक्सकरी गली में गया। तभी उसने देखा कि उसकी 5 साल की तलाकशुदा पत्नी शुदा फूल बेच रही होती है। यह दृश्य अजय साहब के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया। वह स्तब्ध खड़े थे। उनके मन में अनेक भावनाएं उमड़ पड़ीं। सुधा को देखकर उनके दिल में अपराधबोध और चिंता की लहर दौड़ गई। अजय ने धीमे कदमों से सुधा के पास जाकर कहा, सुधा, तुम यहां क्या कर रही हो? सुधा ने अजय की आवाज सुनी और उनकी तरफ देखा। एक पल के लिए उनकी आंखों में हैरानी झलकी। फिर उन्होंने खुद को संभालते हुए जवाब दिया, जीने के लिए कुछ तो करना पड़ता है। अजय को यह सुनकर जैसे किसी ने भीतर तक झकझोर दिया। वह समझ नहीं पा रहे थे कि उनसे क्या कहें। सुधा ने उनकी ओर देखा और कहा, आप यहां कैसे? अजय ने धीमे स्वर में कहा, मैं कुंभ स्नान के लिए आया था, पर तुम्हें यहां देखकर। वह रुक गए। सुधा ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, छोड़िए, जो हुआ सो हुआ। आपको शायद कोई काम होगा, जाइए। अजय को सुधा की इस प्रतिक्रिया ने और भी व्याकुल कर दिया। उन्होंने दृढ़ता से कहा, नहीं सुधा, अब और नहीं। मैंने बहुत बड़ी गलती की।
अब तुम्हें और हमारे रिश्ते को संभालने का वक्त आ गया है। चलो घर चलते हैं। सुधा की आंखों में आंसू भर आए। वह कुछ क्षण के लिए चुप रहीं, फिर बोली, घर? क्या वह घर अभी भी मेरा है? अजय ने उनकी बात पर गहरी सांस ली और कहा, हाँ सुधा, वह घर तुम्हारा है, हमेशा तुम्हारा रहेगा। और अगर तुम चाहो तो हम इसे मिलकर फिर से घर बना सकते हैं। सुधा ने उनकी आंखों में सच्चाई देखी। वह भावुक हो गईं और धीरे से कहा, अगर आप सच में यह चाहते हैं तो मैं कोशिश करने को तैयार हूं यार। तभी अजय साहब का फोन बजा। उन्होंने फोन उठाया और देखा कि तहसीलदार का कॉल था। फोन पर तहसीलदार ने गंभीर आवाज में कहा, साहब, मुख्यमंत्री जी हमारे जिले में आए हुए हैं। वह कुंभ स्नान के लिए रवाना होने वाले हैं। आपकी उपस्थिति अनिवार्य है। यह सुनकर अजय साहब तुरंत सतर्क हो गए। उन्होंने फोन काटते ही सुधा से कहा, मैं अभी ऑफिस जा रहा हूं, आधे घंटे बाद लौटूंगा। तब तुम तैयार रहना, हम घर जाने के लिए निकलेंगे। ये कहकर अजय साहब तेजी से तैयार हुए और गाड़ी में बैठकर ऑफिस के लिए रवाना हो गए। रास्ते भर उनके मन में अपनी पत्नी सुधा के बारे में सोच रहा था कि वह यह 5 साल कैसे काटे होंगे। वह सुधा को अब खोना नहीं चाहता था। ऑफिस पहुंचते ही माहौल में हलचल थी। अधिकारी और कर्मचारी सब व्यस्त थे। अजय साहब ने तुरंत अपनी टीम के साथ बैठक की और सारी तैयारियों का जायजा लिया। सुरक्षा व्यवस्था से लेकर मुख्यमंत्री के स्नान स्थल तक की व्यवस्था की समीक्षा की। कुछ देर बाद मुख्यमंत्री का काफिला ऑफिस पहुंचा। अजय साहब ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और उन्हें यात्रा की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने अजय साहब की कार्यप्रणाली की सराहना की और कुंभ स्नान के लिए रवाना हो गए। मुख्यमंत्री के रवाना होते ही अजय साहब ने राहत की सांस ली। उन्होंने घड़ी पर नजर डाली और देखा कि 1 घंटा का समय बीत चुका है और उसे अपनी पत्नी सुधा को भी घर ले जाना है। वह तुरंत उस सकरी गली में गया जहां सुधा फूल बेच रही थी, लेकिन इस बार वह वहां नहीं थी। अजय साहब ने पूछा कि एक लेडीज जो यहां फूल बेच रही थी, वह कहाँ है? आसपास वालों ने बताया कि वह अभी ही यहां से निकली है। अजय ने कहा, कहाँ गई है? ओह, किसी को पता है या किसी को कुछ बताया है क्या? अजय साहब जो होता है, वह अपनी पत्नी को बहुत ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। अजय साहब थका हारा अपने घर आया। गाड़ी खड़ेढ़ी करने के बाद उसने देखा कि मेन डोर का लॉक खुला हुआ है। दरवाजा खोलते हैं, घर के किचन की तरफ से सब्जी की सुगंध आ रही है। ऐसी सुगंध तभी आता है जब सुधा खाना बनाती थी। अजय साहब किचन में जाकर देखा कि उसकी पत्नी सुधा खाना बना रही है। वह अपनी शादी के पोशाक में है, माथे में बिंदी, गले में मंगलसूत्र। अजय साहब अपनी पत्नी को देखता ही रह जाता है। तभी सुधा बोली, अजी हाथ मुंह धो लीजिए, खाना नहीं खाना क्या? सुधा अजय को पानी देते हुए उसका हाथ पकड़ा और सोफे में बिठाते हुए कहा कि मुझे भी समझाना चाहिए था कि एक कलेक्टर की क्या जिम्मेदारी होती है। मैं ही आपको समझ नहीं पाई। आज मैंने देखा कि मुख्यमंत्री के दौरे में आप कितने बिजी थे। मुझे समझ में आ गया कि गलती मेरी थी। अजय साहब सुधा की बात सुनकर एक पल के लिए कुछ बोल नहीं पाए। उनके मन में कई भावनाएं उमड़ने लगीं, आश्चर्य, खुशी और हल्का सा पछतावा। सुधा का यूं अचानक उनके सामने आना और अपनी गलती स्वीकार करना उनके लिए अप्रत्याशित था। उन्होंने धीरे से कहा, सुधा, मैं भी शायद तुम्हें उतना समय और प्यार नहीं दे पाया जितना तुम्हें चाहिए था। मेरी जिम्मेदारियां अपनी जगह हैं, लेकिन तुम्हारे साथ और हमारे रिश्ते को समझना और समय देना भी उतना ही जरूरी था। सुधा मुस्कुराते हुए बोली, अजी, जो हुआ उसे भूल जाइए। अब से हम एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे। और हां, खाना ठंडा हो जाएगा, चलिए पहले खाना खा लीजिए। अजय साहब ने उसकी आंखों में देखा। वे दोनों बिना शब्दों के समझ गए कि उनके रिश्ते में फिर से नयापन आ गया है। अजय ने सुधा का हाथ थामते हुए कहा, चलो साथ में नई शुरुआत करते हैं। उस रात अजय और सुधा ने न केवल खाना साथ खाया, बल्कि एक दूसरे को नए सिरे से समझने और अपने रिश्ते को फिर से संवारने का वादा किया।